8th पार्ट में आपका स्वागत है। क्लास 1A के सारे स्टूडेंट्स अभी भी एंडेवर की फाइट के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ पर शोटो आ जाता है। अब एंडेवर कैसे हैं? अब उनकी हालत नॉर्मल है। तुम्हें अपने डैड पर तो गर्व होगा ना? हाँ, मुझे उन पर गर्व है। इसके बाद वहाँ एजावा आ जाता है। तुम्हारे लाइसेंस भले ही प्रोफेशनल हो, पर तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हीरोज जैसी ही है, इसलिए तुम सबकी ट्रेनिंग आज से और भी ज्यादा मुश्किल होने जा रही है। तभी वहाँ पे अलार्म बजने लगता है। ये उनकी ट्रेनिंग ही है जिसमें उनको बिल्कुल हीरोज जैसा ही एक्ट करना है। सब स्टूडेंट्स अपनी हीरो कॉस्ट्यूम पहनकर वहां से बाहर आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने क्वर्क का यूज करके वहां के एरिया की छानबीन करने लगते हैं और उनसे उन्हें पता लगता है कि एक सिविलियन वहां पानी में डूब रहा है। वहीं शोजी देखता है कि एक जगह पर धमाका हुआ है जिसकी वजह से वहां आग लग गई है। तो वो 3 टीम्स में बच जाते हैं। एक आग को बुझाने जा रही है, एक विलन्स को ढूंढने और तीसरी सिविलियन को बचाने। शोटो की टीम फायर वाली जगह पर पहुंच जाती है जहाँ वो अपनी आइस का यूज करके आग को बुझा देता है। दूसरी तरफ सू देखती है कि सिविलियन का रोल मीरियो प्ले कर रहा है और वो अपनी जीप से पकड़कर उसे बचा लेती है। लेकिन तभी वहाँ एक उससे भी बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन मीना और आयोमा मिलकर उस आग को ज्यादा फैलने से रोक देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नेजिरे आ जाती है जो कि विलन का रोल प्ले कर रही है। उसके साथ साथ वहाँ विलन के रूप में टमाकी भी आया है। नेजिरे अब सभी स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक कर देती है जिसे शोटो अपने आइस से ब्लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मीरियो जानबूझकर फिर से पानी में गिर जाता है। अरे नहीं, मैं डूब रहा हूँ, कोई तो बचाओ। ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है। कुछ स्टूडेंट्स मीरियो को बचाने में लग जाते हैं। वहीं ओचाको मीना पर से अपनी ग्रेविटी को डिसेबल कर देती है जिसकी वजह से नेजिरे उसके साथ नीचे गिरने लगती है। सैरो अपनी टेप से उसे बांध देता है और मोमो अपनी नई बनाई हुई कैनन से उसे शोटो की आइस पर चिपका देती है। दूसरी तरफ टमाकी भी एक स्टूडेंट के साथ लड़ रहा था। जैसे ही डेकू को मौका मिलता है वो टमाकी पर हमला करने जाता है, पर क्योंकि ये असली लड़ाई नहीं थी वो अपने अटैक को बीच में ही रोक देता है। तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली लेना चाहिए, और वो उसे लात मार कर वहाँ से दूर भगा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर किरिशिमा और बाकुगो आ जाते हैं। बाकुगो अपने ब्लास्ट से किरिशिमा को टमाकी की तरफ फेंकता है जिससे वो वहाँ से हट जाता है। जिसके बाद बाकुगो टमाकी पर हमला करके उसे नीचे पटक देता है, पर किसी वजह से वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। जिसके बाद बेल बज जाती है, यानी वो टेस्ट में पास हो चुके हैं। लेकिन बाकुगो अभी भी गुस्से में था। तुम विलेन हो, यानी मेरे दुश्मन, यहाँ रहम की कोई जगह नहीं है। और वो उसके मुंह पर ही ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के सभी स्टूडेंट्स भी झुलस जाते हैं। इसके बाद हम एंडेवर को देखते हैं जिसके की लगभग पूरे शरीर पर पट्टियां लग रखी हैं। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं। उस नोमो को हराने के बाद उनके पास डाबी आता है। तुम इन्हें स्नैच को मारा है ना? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एंडेवर उससे लड़ने जाने लगता है पर हॉक्स उसे रोक देता है। ऐसी हालत में तुम उससे नहीं लड़ सकते, उसे मुझ पर छोड़ दो। मैं यहाँ लड़ने नहीं, सिर्फ नोमो की बॉडी को लेने आया हूँ। लेकिन तभी वो उनके ऊपर हमला करने जाता है, पर उसी वक्त वहाँ पर मिर्को आ जाती है और डाबी को बीच में ही रोक देती है। अरे यार, अभी तो मजा आने लगा था। एंडेवर, हम दोबारा मिलेंगे, और खबरदार अगर तुम उससे पहले मरे तो। मिर्को उसके ऊपर हमला करने जाती है लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका था। चलो, ये सब खत्म तो हुआ? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद हम हॉक्स और डाबी को देखते हैं। हमारी बात क्या हुई थी और तुम कल क्या करके आ गए? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास कोई फेदर नहीं है, फिर ये क्या है? मैं पागल नहीं हूँ जो तुमसे बिना हथियार के मिलने आऊं, पर तुमने भी तो अपना प्रॉमिस तोड़ा है। हम बस इसकी ताकत को चेक कर रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी की भी जान नहीं गई और तुम किसी रैंडम हीरो की जगह वहाँ एंडेवर को ले आए। हीरो के नाते लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकता और एंडेवर पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। तुम जानते हो मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है ये सारी चीजें सिर्फ नाटक है। मैंने तुम्हें हीरोज की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी है, तुम्हें अब भी भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अब भी बॉस से नहीं मिला सकता। इसके बाद हमें पता चलता है कि लीग ऑफ विलन्स को इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन का है। ये एक सीक्रेट मिशन है, तो हॉक्स इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकता। इसलिए अगर लीग ऑफ विलन्स कुछ करती भी है तो हॉक्स उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। इसके कुछ दिनों बाद हॉक्स एंडेवर से हॉस्पिटल में मिलने जाता है जब उसे डिस्चार्ज किया जा रहा था। तुम्हें ये अजीब नहीं लगा जब हम वहाँ पर थे उसी वक्त नोमो ने हमला किया? हम नंबर 1 और नंबर 2 हीरोज हैं, अटेंशन तो ज्यादा मिल नहीं थी। वैसे भी अब मैं लीग ऑफ विलन्स को इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ। तो तुम्हें खुद के साथ ऐसे हीरोज लेकर जाने चाहिए जो नोमो से लड़ सके। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरी फिक्र करते हो। उस पत्थर दिल में कुछ है क्या? तुम मरना चाहते हो क्या? इसके बाद एंडेवर घर पहुंचता है जहां उसकी बेटी तो उसका स्वागत करती है, पर उसके दोनों बेटे उसे घूर रहे थे। जिसके बाद नात्सुओ वहां से उठकर जाने लगता है। नात्सुओ, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। मोमोर्फू को देखकर लगता है कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है, पर मैंने नहीं। मेरे लिए तुम अभी भी घटिया इंसान हो। तुम्हारे नंबर 1 हीरो बनने से कुछ नहीं बदलता। तुम्हारी वजह से टोटो रोता रहता था, मॉम चिल्लाती रहती
कहती थी और जो तुमने टोया के साथ किया है, मैं इन सब के लिए तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकता। मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। लेकिन वो उसकी बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। एक हीरो की तरह मैं एंडेवर की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर एक फादर और हस्बैंड के तौर पर जो उसने किया है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। पर मैं देखना चाहता हूँ एक फादर के तौर पर वो चीजों को कैसे ठीक करता है। एंडेवर की बात सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, मुझे इनके फ्यूचर को बचाना है। पर अगर नंबर 1 हीरो का यही काम है तो मैंने अपनी फैमिली को निराश किया है। मुझे उनसे माफी मांगने का कोई हक नहीं है। इसके बाद एंडेवर फिर से नात्सुओ से बात करने जाता है। आगे इज़ुको अपनी ट्रेनिंग खत्म करके सो रहा था, तभी उसे सपना आता है जहां उसे वन फॉर ऑल के सारे पास्ट यूजर्स दिखते हैं। तभी वो ऑल फॉर वन और उसके छोटे भाई को लड़ता हुआ देखता है। मेरे छोटे नादान भाई, तुम कब तक मुझसे बगावत करते रहोगे जब तक मैं तुम्हें रोक नहीं देता। तुम भी कितने बड़े बेवकूफ हो, मैं तो दुनिया को और बेहतर बना रहा हूँ। दोनों तुम्हें दिख रहे हैं। ये बड़ा ही अच्छे दिल का आदमी है जो अपनी माँ का ध्यान रखता है, पर इसके चेहरे की वजह से सभी लोग इससे डरते हैं। वही ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर है, पर जब ये एक चोर को रोकने जा रहा था, एक मेटा ह्यूमन ने अपने टेंटिकल से इसे पकड़ लिया। इसके बाद वो एक की पावर दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर देता है। देख रहे हो, मैं तो बस इन दोनों की मदद ही कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये सब कुछ नाटक है, आप ये सब बस अपने फायदे के लिए कर रहे हैं ताकि वो आप पर निर्भर हो जाए। ऑल फॉर वन इसी तरीके से लोगों को अपने नीचे ऐड करता जाता है ताकि वो दुनिया को बदल सके। उसका भाई उसकी सच्चाई को जानता था, इसलिए वो उसे रोकना चाहता है, पर ऑल फॉर वन अभी भी अपने भाई से प्यार करता था, तो वो उसके ना चाहते हुए भी उसके अंदर एक क्वार्क ट्रांसफर कर देता है। इज़ुको उसे रोकना चाहता है, लेकिन तभी सामने से सब कुछ गायब हो जाता है। आगे ऑल फॉर वन का छोटा भाई उसी से बात करने लगता है। तो तुम हो इसके 9th यूजर, मैं तुम्हें बाकी चीजें भी दिखाना चाहता था, लेकिन अभी तुम इसके लिए रेडी नहीं हो, पर फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी इज़ुको की आंखें खुल जाती हैं। इस इंसिडेंट की वजह से इज़ुको दोबारा सो नहीं पाता। उसे लगता है कि वन फॉर ऑल के प्रीवियस यूजर्स उससे कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद वो ऑल माइट से मिलने जाता है। तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे अलग है। मेरे सपने में मुझे मेरी मास्टर दिखी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि वन फॉर ऑल से सिर्फ पावर्स ही नहीं बल्कि उसकी प्रीवियस ओनर की कई और चीजें भी ट्रांसफर होती हैं, जैसे मेमोरीज, गोल्स और इच्छाएं भी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि वन फॉर ऑल के पहले यूजर ने बात की हो किसी से। शायद ये क्वार्क इवॉल्व हो रहा है, हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा। इसके बाद इज़ुको क्लास 1 के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग में जाता है, जहाँ की उनका सामना क्लास B से होने वाला है। फेस्टिवल के बाद मैंने वोटिंग करवाई थी और सबसे ज्यादा वोट हमें मिले हैं, और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। वहीं क्लास A के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। आज कॉम्बैट ट्रेनिंग में हम तुम्हें मजा। That's enough. इस ट्रेनिंग में शिंसो भी उन्हें ज्वाइन करने आता है। 4 मेंबर्स की टीम में दोनों क्लास से स्टूडेंट्स आगे जाएंगे। इसमें शिंसो 2 बार compete करेगा, एक बार किसी A टीम के लिए और एक बार किसी B टीम के लिए। जब वो अपने सामने वाली टीम को जेल में बंद कर देंगे, वो मैच जीत जाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग टीम में बट जाते हैं, जहाँ शिंसो का सामना इज़ुको की टीम से होगा। इसके बाद वहाँ एंडेवर और मिडनाइट भी आ जाते हैं। इसके बाद मैच को शुरू कर दिया जाता है। उनके पास 20 मिनट है। अगर कोई भी क्लियर विनर नहीं बनता है तो जिसकी टीम में भी ज्यादा मेंबर्स बचे होंगे उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सू अपनी कैमोफ्लेज स्किल से दीवार पर छुपी हुई थी और कोजी अपनी बर्ड्स की मदद से दूसरी टीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है। तभी वहां पर शिशिदा आ जाता है, जो सू और किरिशिमा के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों ही उड़ते हुए दूर जाते हैं। शिशिदा ने उन्हें अपनी तेज नाक से ढूंढ कर निकाला था। वहीं सुबह उसकी पीठ पर बैठा हुआ था, जो कोजी को अपने एयर प्रिजन के अंदर बांध देता है। इसे हमारी जीत ही समझो, जानवर मुझे मार देगा। तभी वहां पर शिंसो आ जाता है, जो कि 1 सेकंड में ही शिशिदा को ब्रेन वॉश कर देता है। मैच शुरू होने से पहले अपनी टीम को शिंसो अपने क्वार्क के बारे में बताता है। उसे बस अपना टारगेट चुनना होता है। उसके रिस्पॉन्ड करते ही वो उसके क्वार्क के कंट्रोल में आ जाता है और वो उसकी हर बात मानेगा। कंट्रोल से बाहर आने के लिए कोई भी छोटा सा शॉक काम कर सकता है। उसका ये मास्क उसकी आवाज बदल सकता है, तो टारगेट के रिस्पॉन्ड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं बैटल फील्ड में सुबह शिंसो को एयर प्रिजन के अंदर बंद कर देता है, जिसके अंदर से उसकी आवाज बाहर नहीं आएगी। जिसके बाद वो शिशिदा की पीठ पर मारकर उसे शिंसो के कंट्रोल से बाहर निकाल देता है। होश में आते ही शिशिदा डेंकी को पकड़ लेता है, पर वो उसे जोर की शॉक देता है, जिसके झटके की वजह से शिशिदा उसे दूर फेंक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर सुबा को पकड़ लेती है और उसे जेल की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन शिशिदा फिर से वापस आ चुका था और वो किरिशिमा को पकड़कर सीधा शिओजाकी की तरफ फेंक देता है, जो कि उसे पकड़कर जेल के अंदर डाल देती है। जिसके बाद शिशिदा कोजी को भी ले जाता है और उसे किरिशिमा के साथ जेल में बंद कर देता है। डेंकी शिंसो को आजाद कर देता है। दूसरी तरफ शिंसो को सू की स्मेल आने लगती है। क्या ये वही प्लान है जो मैं सोच रहा हूँ? बिल्कुल ये वही है। पास्ट के सीन में हम देखते हैं सू ने उन्हें बताया था कि वो अपने म्यूकस से किसी को भी कोट करके उनकी स्मेल को छुपा
सकती है। वो तीनों क्लास बी की टीम की तरफ ही बढ़ रहे थे। सबसे पहले डेंकी उनके ऊपर अटैक कर देता है, पर शियोजाकी उसे पकड़ लेती है और डेंकी ने जो शिशिदा की तरफ पॉइंटर फेंका था वो रिन अपने अटैक से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका हमला भी शिशिदा तक नहीं पहुंचता। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर शिंसो रिन की आवाज निकालता है और शियोजाकी को ब्रेन वॉश कर देता है। उसके ब्रेन वॉश होते ही सू उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद वो तुरंत ही रिन के ऊपर हमला कर देती है। वहीं शिशिदा बिल्डिंग को तोड़ता हुआ शिंसो को ढूंढ लेता है। वो उसके ऊपर हमला करने जा ही रहा था, तभी शिंसो अपनी टेप से उसके ऊपर एक बड़ी सी पाइप गिरा देता है, पर इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। कोई भी विलन ऐसे अटैक से नहीं हारता। लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता, सू उसके ऊपर रिन को फेंक देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। क्लास ए ने सभी अपोनेंट्स को कैप्चर कर लिया था और वो इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद सेकंड बैटल शुरू हो जाती है। टोकोयामी अपनी शैडो का यूज करके सामने वाली टीम पर नजर रखने लगता है और बड़ी जल्दी ही उन्हें ढूंढ भी लेता है। लेकिन सामने वाली टीम में एक ऐसा बंदा था जो कि किसी भी काले रंग की चीज को कंट्रोल कर सकता है और उसके थ्रू मूव कर सकता है। वो टोकोयामी की डार्कनेस को कंट्रोल करने लगता है और उन्हीं की टीम पर हमला कर देता है। तभी टोरू अपनी रिफ्रैक्शन की मदद से वहां बहुत ज्यादा रोशनी कर देती है, जिसकी वजह से कुरो को डार्कनेस से बाहर आना पड़ता है। तभी मोमो जाल फेंक कर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुरो फिर से छुप जाता है, जिसके बाद वो आयोमा को पकड़कर पाइप्स के थ्रू वहां से ले जाने लगता है। आगे हमें पता चलता है कि टोकोयामी की ट्रेनिंग नंबर 2 हीरो हॉक्स के साथ हुई थी और हॉक्स ने ही उसे अपनी शैडो का यूज करके उड़ना भी सिखाया है। जिसके बाद वो उड़ता हुआ आयोमा को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है, जिसके बाद आयोमा अपनी लेजर से वहां पर बहुत सारे हमले कर देता है। इतनी ज्यादा रोशनी होने की वजह से वहां पर छाई नहीं बचती और कुरो वहां से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वहां पर चारों तरफ मशरूम्स उगने लगते हैं। मोमो और टोरू के शरीर पर भी ये क्वर्क किनोको का है। वही मैच के शुरू होने से अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ केंडो का प्लान था। वो मशरूम्स चारों तरफ फैल चुके थे। तभी कॉमिक मैन वहां पर एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है। वो अपनी पावर से जो कुछ भी बोलता है वो चीज असली में हो जाती है। जैसे अगर वो बूम बोलेगा तो वहां धमाका हो जाएगा। साथ ही वो चीजों को मटेरियलाइज भी कर सकता है और वो बड़े बड़े शब्दों से सारी टीम को अलग कर देता है। तभी केंडो मोमो पर हमला करने जाती है, जिसे मोमो शील्ड बनाकर रोक तो देती है, पर केंडो रुकती ही नहीं और उसके ऊपर लगातार हमला करके उसकी शील्ड को तोड़ देती है। तभी मोमो एक कैनन बना देती है। दूसरी तरफ टोकोयामी अपनी बाकी की टीम को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वहां पर कुरो आकर आयोमा को उससे छीन लेता है। तभी कॉमिक मैन टोकोयामी पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। तभी वहां पर टोरू भी आ जाती है, जिसे देखकर टोकोयामी हैरान हो जाता है। मोमो उस कैनन से कुछ शूट करती है, जिससे टोकोयामी देख लेता है। वो समझ जाता है कि इसमें जरूर उनकी मदद का सामान होगा और वो उसे जाकर पकड़ लेता है। वहीं कुरो ने आयोमा को जेल में बंद कर दिया था। वहीं उस बैग के अंदर अल्कोहल, थर्मल इमेजिंग ग्लासेस और भी कई सारी चीजें थी। उन्हीं ग्लासेस का यूज करके टोकोयामी सीधा ही कुरो की तरफ जाने लगता है और उन्होंने खुद के ऊपर अल्कोहल लगा लिया था ताकि उनके ऊपर मशरूम ना उगे। वहीं टोरू कॉमिक मैन के पास जाकर उसकी कुटाई करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर केंडो आकर टोरू को पकड़ लेती है। तुम्हारे शरीर पर ये क्या है? मैंने इसे बेहोश तो कर दिया है, पर इसने मुझे अभी भी पकड़ के रखा है, तो मेरे लिए हिलना मुश्किल है। वहीं टोकोयामी कुरो के ऊपर एक काला कपड़ा थ्रो कर देता है और उसके अंदर ही उसे पकड़ लेता है और डार्क शैडो किनोको को पकड़ लेता है। लेकिन किनोको ने एक मशरूम का यूज किया था, जिससे टोकोयामी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके बाद वो सब लोग उन्हें जेल में डाल देते हैं और क्लास बी इस मैच को जीत जाती है। अब आगे डेकू के मैच की बारी थी। अपने मैच के दौरान चौकन्ना रहना। पिछली बार भी शिंसो के क्वर्क की वजह से ही तुमने बाकी के यूजर्स को देखा था। तभी वहां पर बाकुगो आ जाता है। तुम लोगों ने अपनी रिलेशन को सीक्रेट रखने को कहा था, पर जब देखो तब छुप छुप कर बात करते रहते हो। भूसा भरा है क्या तुम्हारे दिमाग में? क्या हुआ है बताओ मुझे। जिसके बाद डेकू उसे सारी चीजें बता देता है। तुम आखिर वन फॉर ऑल को मास्टर कब करने वाले हो? जब हम पिछली बार लड़े थे मैं उससे ताकतवर हो चुका हूँ, तुम वहीं पर लटके मत रह जाना। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकुगो को भी इसकी फिक्र हो रही है। दांत क्या दिखा रहा है बे? मैं सीरियस हूँ और तेरे उस सड़े हुए चेहरे पे गुस्सा आता है मुझे। या फिर नहीं। थर्ड मैच के लिए लोकेशन को बदल दिया जाता है। मैच के शुरू होते ही तेत्सुओ अपने आसपास की सारी चीजों को तोड़ने लगता है। देखे मेरे मसल्स, सबको मसल कर रख दूंगा। अबे पागल आदमी, सामने टोडोरोकी है, क्या कर रहा है तू? इतने सारे शोर शराबे की वजह से टीम ए को उनकी लोकेशन का पता लग जाता है और शोटो अपनी आइस से उन सभी को जमा देता है। ईटा भी उनके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन जूजो अपने क्वर्क से किसी भी चीज को सॉफ्ट कर सकता है, जिससे ईटा आगे नहीं बढ़ पाता और तेत्सु भी वहां से बाहर निकल जाता है और शोटो से लड़ने लगता है। वहीं काइबारा ओजिरो से लड़ने लगता है। काइबारा अपनी पावर से अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को ड्रिल जैसे घुमा सकता है। ओजिरो को पिटता हुआ देखकर ईटा उसकी मदद करने जाने लगता है, लेकिन जूजो फिर से चीजों को सॉफ्ट करके उसे बीच में ही रोक देता है। वहीं पोनी अपनी सींगों को लॉन्च करके शोजी को वहां से
से दूर कर देती है। जूजो ने ईडा को आइस के अंदर बंद कर दिया था, पर अब ईडा का सूट पहले से ज्यादा इम्प्रूव्ड है, तो वो खुद को आइस से बाहर निकाल सकता है और बड़ी ही तेजी से जूजो की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जूजो अंडरग्राउंड जाकर छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओजिरो और काइबारा की फाइट में ओजिरो बुरी तरह से पिट रहा था, तो ईडा उसकी मदद करने जाता है। वो काइबारा को पकड़कर वहां से ले जाता है और सीधा जेल के अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ तेत्सु और शोटो लड़ रहे थे। शोटो अपनी फायर से तेत्सु के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। तुम्हारी फायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये तो मुझे और मजबूत कर रही है। जिसके बाद वो शोटो पर लगातार हमला करता ही जाता है। तभी शोटो अपने पास्ट को याद करता है और भी ज्यादा फायर को रिलीज करने लगता है, जिसके सामने तेत्सु बड़ी ही मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। लेकिन फिर भी वो शोटो के पास जाकर उसके ऊपर हमला करता ही जाता है। तुम्हें जल्दी से हार मान लेनी चाहिए, वरना तुम बहुत पछताओगे। अब तक मैं रिस्क नहीं लूंगा, मुझे पता कैसे चलेगा मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। तभी शोटो और भी ज्यादा फायर को रिलीज करने लगता है। दूसरी तरफ शोजी और पोनी आपस में लड़ रहे थे, जिस दौरान शोजी उसके सारे हॉर्न्स को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी वहां पर ओजिरो आ जाता है और वो अपनी टेल के बीच में पोनी को पकड़ लेता है, पर जूजो भी वहीं आ जाता है और वो ग्राउंड को सॉफ्ट करके उन दोनों को ही बीच में फंसा देता है। इसके बाद जूजो जमीन के अंदर से जाकर पोनी को छुड़ाने लगता है, पर ओजिरो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाता है। इसके बाद शोजी आकर ओजिरो को वहां से निकालने लगता है, पर तभी पोनी अपनी सींगों से उसकी पूंछ पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो और भी हॉर्न्स का यूज करके उसे उड़ाती हुई सीधा जेल के अंदर ले जाती है। और अब दोनों टीम्स के पॉइंट बराबर हो चुके हैं। वहीं शोटो तेत्सु के ऊपर हमला करने जा ही रहा था, तभी फिर से वहां पर भी जूजो आ जाता है। ग्राउंड के पिघलने की वजह से शोटो के ऊपर एक बड़ी सी पाइप गिर जाती है और वो बेहोश होने लगता है, पर तभी वहां पर ईडा आ जाता है और जूजो के मुंह पर जोर की किक मारता है और शोटो को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी जूजो एक बड़ी सी टैंकी को अपनी पावर से सॉफ्ट कर देता है और तेत्सु अपनी बची खुची ताकत से उसे ईडा की तरफ गिरा देता है। एन वक्त पर ईडा ने वहां से उसे दूर फेंक दिया था, पर वो खुद उसके अंदर फंस चुका है, जो जूजो के बेहोश होने के बाद एक सॉलिड में बदल गई है। तभी वहां पर पोनी आ जाती है और वो अपने टीममेट्स और शोटो को लेकर जेल की तरफ जाने लगती है, पर इससे पहले कि वो उन्हें जेल में डालती टाइम खत्म हो जाता है और ये मैच ड्रॉ होता है। इसके बाद चौथा मैच शुरू हो जाता है। सुनो बे छछंद्रो, मैं तुम सबका लीडर हूँ, हम उनके ऊपर सीधा हमला करने जाएंगे। इसके बाद वो उन सभी को एक एक नेट पकड़ा देता है। जीरो अपनी पावर्स का यूज करके एनिमी की लोकेशन का पता लगाने लगती है, पर सेत्सुना अपनी बॉडी को कई टुकड़ों में बांट सकती है और वो इन्हीं की मदद से जीरो को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी और अब वो बाकुगो के ऊपर हमला कर देती है। वहीं कोजिरो अपने ग्लू से काफी सारी पाइप्स को आपस में चिपका देता है और कामागिरी वहां आकर उन्हें काट देता है और वो सभी पाइप्स टीम ए के ऊपर गिरने लगती हैं। लेकिन तभी वहां पर बाकुगो आ जाता है और अपनी एक्सप्लोजन्स की मदद से अपनी टीम को बचा लेता है। कामागिरी जीरो के ऊपर हमला करने जाता है, पर फिर से बाकुगो आकर उसे बचा लेता है। बाकुगो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन कामागिरी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो और भी पावरफुल हमले से उसे वहां से दूर कर देता है। उसकी ताकत को देखकर सेत्सुना भी हैरान हो जाती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्रेनिंग है, इस मैच को हम ही जीतेंगे। ना ही हमारी टीम का कोई इंजर्ड होने वाला है, ना ही कैप्चर। इसके बाद बाकुगो पूरी स्पीड में क्लास बी की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी अवासे अपने क्वर्क से उसे आसपास की पाइप में वेल्ड कर देता है। तभी वहां साटो आकर बाकुगो को फ्री कर देता है। इसके बाद बाकुगो अवासे के पीछे जाने लगता है। वहां जीरो और सेरो भी आ जाते हैं। जीरो ऊंची आवाज प्ले करके अवासे के कान फाड़ देती है और सेरो उसे टेप में लपेट देता है। दूसरी तरफ बाकुगो कोजिरो के ऊपर लगातार हमले कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर साटो आकर उसे पकड़ लेता है। ये सब देखकर मोनोमो परेशान होने लगता है। तभी बाकुगो कामाकिरी को जोर की पंच मारता है, जिससे वो दीवार में टकरा जाता है। इसके बाद सेरो आकर उसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद सेरो सेत्सुना से अपनी टेप को चिपका रहा था और उनमें से एक पर उसने नेट भी अटैच कर दिया था। इस एक्सप्लोजन की वजह से सेत्सुना सीधा बाकुगो की तरफ उड़ती हुई जाती है और बाकुगो अपने अगले हमले से उसे भी हरा देता है। इस तरह क्लास ए पूरी तरह से जीत जाती है। मेरे रास्ते से हट जा, मैं तो साइड में हूँ, तुमने कमाल कर दिया बाकुगो। मुझे पता है मैं तुमसे कहीं ज्यादा तेज हूँ। इसके बाद फाइनली डेकू का मैच होना था। मैच शुरू होने से पहले ग्रैंड टोरिनो ऑल माइट को कॉल करता है। जो तुमने मुझे बताया था उसके बारे में मुझे कुछ याद आया है। इसके बाद हम उसका पास्ट देखते हैं। कल मुझे एक अजीब सा सपना आया था, उसमें मुझे एक आदमी की परछाई दिखी जो मुझसे कह रहा था कि अभी समय नहीं आया है। मुझे शिमुरा ने इतना ही बताया था। वहीं डेकू की टीम बिल्कुल बाकुगो जैसी थी, पर उनके पास स्काउट करने के लिए कोई भी नहीं है, यानी डेकू को बाकुगो से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। वहीं क्लास भी बच जाती है। मोनोमा कहता है कि वो दोनों काफी सिमिलर है, क्योंकि बचपन से ही उन दोनों को चिढ़ाया जाता था, ये कहकर कि उनके कोक्स कभी हीरो बनने लायक हो ही नहीं सकते। वो बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर डेकू आ जाता है। तुम्हें लगता है तुम बाकुगो
जैसे ही जीत जाओगे। क्या तुम उस मैच से एक चीज नहीं सीख पाए? अगर तुम स्ट्रॉन्ग को नहीं पकड़ सकते तो पहले उसके टीममेट्स को पकड़ लो। अब तक तो तुम्हारे टीममेट्स पकड़े भी जा चुके होंगे। ये मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। शायद इसने शिन्सो का क्वर्क भी कॉपी किया है। डेकू उसके ऊपर हमला करने लगता है पर मोनोमा उसके हमले से बच जाता है और यानागी के क्वर्क से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ टीमे के ऊपर यानागी हमला कर देती है पर मीना अपने एसिड से उन सभी को बचा लेती है। यानागी अपनी पावर से छोटी मोटी चीजों को हवा में कंट्रोल कर सकती है। वहीं यूई अपने क्वर्क से किसी भी चीज को बड़ा या छोटा कर सकती है। वो इसकी मदद से उन सब के ऊपर हमला करते ही रहते हैं। वहीं शोटा अपने क्वर्क से किसी भी अटैक को रिपीट कर सकता है। दूसरी तरफ डेकू अभी भी उसके ऊपर हमला ही कर रहा था। कुछ लोग दुनिया को खत्म करने के लिए ही पैदा होते हैं। बाकुओ को ही देख लो, उसी की वजह से सिंबल ऑफ पीस खत्म हो गया। ये सुन के डेकू को गुस्सा आ जाता है। तभी उसके हाथों से ब्लैक विप बाहर निकलती है जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं मिडोरिया की पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर चली जाती है जो कि आसपास की सभी चीजों पर हमला कर रही थी। डेकू जिस दीवार से टकराता है उसी के पीछे शिन्सो छुपा हुआ था जो डेकू की हालत को देखकर हैरान हो जाता है। शिन्सो, यहाँ से चले जाओ, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी वो ब्लैक विप और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय करने लगती है। इन सब की वजह से ओचाको की नजर डेकू पर जाती है जो कि लाख कोशिश करने पर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं ऑल माइट आइजावा से कहता है कि उन्हें इस मैच को रोकना होगा। तभी ओचाको डेकू के पास जाती है। इसे कंट्रोल करो इज़ुको, शिन्सो इसका ब्रेन वॉश करो। तभी शिन्सो अपनी पावर से डेकू का ब्रेन वॉश कर देता है। इसके बाद डेकू वन फॉर ऑल के अंदर पहुंच जाता है। सुन बे छोटू, तू अकेला नहीं है। अगर तू इस पावर को कंट्रोल करना चाहता है तो तुझे मेहनत करनी होगी। क्या ये वन फॉर ऑल का प्रीवियस ओनर है? ये तो बिल्कुल इंसान जैसे दिख रहे हैं। क्या वन फॉर ऑल के सारे प्रीवियस ओनर मेरे अंदर जिंदा है? लगता है मेरे जाने का समय आ चुका है। ये ब्लैक विप मेरा क्वर्क है जो धीरे धीरे ग्रो हुआ है, पर इसके अलावा वन फॉर ऑल के अंदर और भी कई सारे क्वर्क्स हैं जो पहले से ताकतवर हो गए हैं। गुस्से में तुम ब्लैक विप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें इसे शांत दिल से कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा वन फॉर ऑल के अंदर 6 और क्वर्क्स हैं और अगर तुम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें उसे अपने दिल से करना होगा। मुझे तुम पर यकीन है, तुम ये कर सकते हो। वहीं बाहर की दुनिया में ओचाको उसे चाटा मारती है जिससे वो होश में आ जाता है और देखता है कि उसकी वजह से ओचाको को चोट लगी थी। तभी उसके ऊपर मोनोमा हमला कर देता है पर उसके हमले से वो बच जाता है। इसके बाद क्लास बी के बाकी के मेंबर्स भी वहां पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तब तक टीम ए के मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं। शिन्सो ओचाको को पकड़ने जाता है पर डेकू उसे रोक देता है। वहीं व्लाद और आइजावा पास से ही मैच को देख रहे थे और आइजावा ऑल माइट से कहता है कि उन्हें इस मैच को थोड़ी और देर चलने देना होगा। वहीं फाइट के दौरान डेकू अपनी पावर्स यूज करने से डरने लगा था क्योंकि अब उसे डर है कि कहीं वो फिर से आउट ऑफ कंट्रोल ना चला जाए। ओचाको, क्या तुम एक काम करोगी? लेकिन तभी वहां पर मोनोमा आ जाता है जिसने वन फॉर ऑल को कॉपी कर लिया था। लेकिन तभी ओचाको उसे जमीन पर पटक देती है। ये एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? तभी शिन्सो उसकी मदद करने जाता है पर उसी वक्त उसके सामने डेकू आ जाता है और वो शिन्सो का मास्क नीचे गिरा देता है। शिन्सो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बाद से ही उससे लड़ना चाहता था। शिन्सो रिबन्स का यूज करता है जिसे यूज करना उसे आइजावा ने सिखाया था। वो उनकी मदद से डेकू के ऊपर बड़ी बड़ी पाइप्स गिरा देता है। लेकिन तभी डेकू को बेंजो की बात याद आती है। मैं अब अपनी पावर से नहीं डरने वाला और वो ब्लैक विप्स की मदद से उन पाइप्स को रोक देता है। लेकिन वो इसे ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता क्योंकि वो अभी तक वन फॉर ऑल को 20% पर ही यूज कर सकता है। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर शिन्सो वहां से भागने लगता है। वहीं डेकू अब वन फॉर ऑल को 8% पर यूज कर रहा था और बड़ी ही जल्दी उस तक पहुंच भी जाता है। लेकिन तभी जेल के अंदर बैठे बैठे मोनोमा शोडो के क्वर्क से उसके ऊपर हमला करता है जो कि है ट्वाइस इम्पैक्ट। तो जो उसने पहले अटैक किया था उसका डेकू पर दोबारा असर होता है लेकिन इससे डेकू का कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो शिन्सो के रिबन्स में उसी को लपेट देता है जिसके बाद वो उसे जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद वो बाकी की टीम की भी मदद करता है और सभी को कैप्चर कर लेता है। इसके बाद उसके पास आइजावा आते हैं। सबसे पहले तुम्हारी बारी। आखिर वो सब था क्या? मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था पर ओचाको और शिन्सो ने मिलकर उसे रोकने में मेरी मदद की। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को चोट लगे इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। क्या तुमने उसे जोर से पकड़ा था? जिसकी वजह से ओचाको शर्म से लाल हो जाती है।